हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में चैप्टर 9 क्लास 9th एनसीईआरटी का मास एंड इनर्शिया देखेंगे, जो कि आपका चैप्टर है फोर्स एंड मोशन। तो इसमें देखेंगे मास एंड इनर्शिया क्या होता है। इसके पहले आपकी पहली जो वीडियो है इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9 की, वो थी फोर्सेस एंड टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने फोर्स देखा था, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं वो देखे थे। ठीक है, बाकी अब हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पर मास एंड इनर्शिया। मास क्या होता है, देखो, एक होता है मास एंड एक होता है वेट। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड्स, मास एंड वेट। क्लियर? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, ऐसी स्टेट जिसमें वो अपने आप को डिस्टर्ब करने से क्या करती हो, रजिस्ट करती हो, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट मास। इनर्शिया किससे मेजर किया जाता है, इसके मास से मेजर किया जाता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, जो भी इनर्शिया होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। क्लियर? दिस इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन मास। ठीक है, अगर हम मास को इंक्रीज करते हैं देन इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, अगर हम मास को डिक्रीज करते हैं देन इनर्शिया भी डिक्रीज होता है। क्लियर? तो मास और इनर्शिया का रिलेशंस आपको समझ आ गया होगा। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इफ मास इज इंक्रीजेज देन इनर्शिया आल्सो इंक्रीजेज, इफ मास इज डिक्रीजेज देन इनर्शिया आल्सो डिक्रीजेज। क्लियर? अ हैवी ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया देन द लाइटर वन। अब यहाँ पर एक स्टोन की बात करते हैं, एक हैवी स्टोन की बात करते हैं, वो बहुत ही हैवी होता है, और एक हम पेपर की बात करते हैं तो पेपर बहुत लाइट होता है। क्लियर? तो मास किसका ज़्यादा हुआ, स्टोन का ज़्यादा हुआ। क्लियर? बिकॉज स्टोन हैवी होता है ना, तो उसका मास ज़्यादा ही होएगा। अब मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। In other words, the natural tendency of an object that resists the change in state of motion or rest of the object is called inertia. ठीक है, तो ऐसी नेचुरल टेंडेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रजिस्ट करती हो किस चीज़ के लिए, चेंज करने के लिए, किसके लिए, स्टेट के लिए। ठीक है, आइदर वो मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहे। ठीक है, तो ये होता है इनर्शिया की प्रॉपर्टी। इफ मीन्स इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन देन इट इज रेस्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इन पोजीशन देन इट विल बी इन मोशन पोजीशन। ठीक है, मीन्स जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहे, ये होता है इनर्शिया। बट अगर हम इसको चेंज करते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसे ही बोला जाता है फोर्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा इनर्शिया क्या होता है। सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इनर्शिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश और पुल अ हैवी बॉक्स ओवर द ग्राउंड देन द लाइटर वन। दैट्स वाई अगर आप देखते हैं कि कोई हैवी बॉक्स होता है या हैवी स्टोन हो गया, हैवी एनी थिंग्स, अगर वो हैवी है तो हमें उसको पुश या पुल करने में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज़ द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, एक तरीके का ये पावर है, किसका, मोशन का। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के पावर को मोमेंटम बोला जाता है। ठीक है, सो मोमेंटम इज़ द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड द मोमेंटम। तो अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं, ठीक है, मोमेंटम को डिनोट किया जाता है यहाँ पर P से, और ये किसके इक्वल होता है, ये प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से एंड मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से। सो इन दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटी एंड मास का प्रोडक्ट कहलाता है मोमेंटम, जिसे डिनोट किया जाता है कैपिटल P या स्मॉल p से। ठीक है, सो Therefore, momentum of object is P is equal to mv। ठीक है, अब अगर आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी, what will be the unit of मोमेंटम, देन आप क्या बोलेंगे, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा, मोमेंटम की अगर हम बात करें यूनिट की, तो मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर? where P is the momentum, M is the mass of object, V is the velocity of the object. Consider the following examples to understand the momentum। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको कि मोमेंटम कैसे होता है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं। उसके लिए आपको ये 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ सकते हैं।
अ पर्सन गेट इंजर्ड इन द केस ऑफ हिटिंग बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल ले लेते हैं बाइक का, साइकिल का, एनीथिंग्स जो मूविंग पोजीशंस में है, अगर वो हमसे हिट होती है, वो हमसे टकराती है, तो इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, सच एज स्टोन, पेबल्स और एनीथिंग बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समझ आया आपको पहला एग्जाम्पल। मोमेंटम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कोई भी पर्सन है वो इंजर्ड हो सकता है इन केस ऑफ हिटिंग बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। बिकॉज जो ये निकल रही है बुलेट ना, कहाँ से, गन से। ठीक है, तो जब ये बुलेट गन से निकल रही है तब आप देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी बहुत ही क्या होती है, हाई होती है, बहुत ही कह सकते हैं कि ग्रेट होती है। सो ये बहुत ही फास्ट जाएगा, और जब ये फास्ट जाएगा उसी तरीके से उतना ही तगड़ा ये हिट करता है बॉडी से। ठीक है, तो यहाँ पर इंजरी होने के चांस नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं इंसान के डेथ की। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर, इवन अ स्मॉल बुलेट इज एबल टू किल अ पर्सन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम ड्यू टू ग्रेट वेलोसिटी। अब जब यहाँ पर आपने वेलोसिटी और मोमेंटम का रिलेशनशिप कैसा देखा है, प्रोपोर्शनैलिटी देखा है ना। तो जब वेलोसिटी बहुत ही फास्ट है, इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम भी फास्ट होगा। देन आप क्या बोलेंगे, ये बहुत ही ग्रेट, यानी कि बहुत ही हाईली ट्रिगर करने पर बुलेट क्या करती है, किसी पर्सन को किल कर सकती है। थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं, अ पर्सन गेट इंजर्ड सेवरली व्हेन हिट बाय अ मूविंग व्हीकल्स बिकॉज ऑफ मोमेंटम ऑफ व्हीकल ड्यू टू मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इवन बाईसाइकिल भी अगर आकर टकराती है तो भी इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बाईसाइकिल की मास है, वेलोसिटी है, उसके कारण। ठीक है, बिकॉज जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर कोई इफेक्ट मोमेंटम की वजह से पड़ रहा है हमारे ऊपर, दैट मीन्स वहाँ पर मास एंड वेलोसिटी का रोल है। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो जब आपसे इनर्सिया पूछा जाए तो आप बोलेंगे इनर्सिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो रजिस्ट करती है कि उसके स्टेट में कोई चेंज ना हो, इधर वो रेस्ट में है तो रेस्ट रहे, और वो अगर मोशन में है तो मोशन में रहे। ठीक है, सेम अगर हम बात करते हैं मोमेंटम की, तो मोमेंटम आपका होता है मास इनटू वेलोसिटी। जैसे आप वेलोसिटी हाई होगी तो मोमेंटम भी हाई होगा। ठीक है, वेलोसिटी लो होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है, मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी का कुछ रिलेशंस है यहाँ पर, तो आप इसे समझ लें अच्छे से। सिंस मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि मोमेंटम क्या है, जो ये मोमेंटम है ये मास और वेलोसिटी का क्या है, प्रोडक्ट है। दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ आइदर मास और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अभी मैंने इसके पहले ही आपको बताया था कि जो p होता है वो m इंटू वी होता है। अगर v को इंक्रीज करते हैं तो भी p इंक्रीज होगा, अगर हम m को इंक्रीज करते हैं तो भी p इंक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़ें। सेकेंड है, दिस मीन्स इफ़ अ लाइटर एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, कोई भी लाइटर या कोई हैवियर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेम वेलोसिटी से, देन हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव मोर मोमेंटम देन द लाइटर वन, बिकॉज वेलोसिटी, देखो अब ये p1 हम ले लेते हैं m v1। ठीक है, m1 v1, p2 ले लेते हैं m1 v1। क्यों v1 क्यों ही रखा, m2 v1। ठीक है, v1 ही क्यों रखा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की क्या है, सेम है। तो जब वेलोसिटी सेम है तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा वो क्या होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, इफ़ वेलोसिटी इज़ द सेम देन बी लुक अबाउट मोमेंटम। ठीक है, हमें क्या देखना होगा, किसके बारे में देखना होगा, मोमेंटम के बारे में देखना होगा कि किसका मोमेंटम ज़्यादा है और किसका मोमेंटम कम है। ठीक है, या फिर मास देख सकते हैं आप वहाँ पर। So p is equal to m into v, p is equal to m into v if velocity is the same and which mass is greater, that momentum is also greater। मान लेते हैं अगर m1 greater है, m1 greater than m2 है, then p1 always greater than p2 ही होगा। ठीक है, if m1 is less than m2 है then p1 always less than p2 ही होगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है।
थर्ड है इफ़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ग्रेट वेलोसिटी। ठीक है, कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे हम बुलेट की ही बात कर लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत ही स्मॉल है, बट मूव कर रहा है किससे, वो ग्रेट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इट हैज़ ट्रेमेंडस मोमेंटम एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सेवरली। ठीक है, वही एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले सकते हैं, अब स्मॉल बुलेट हैविंग अ लिटिल मास इवन किल अ पर्सन व्हेन इट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है कि अगर कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, कितना भी स्मॉल ऑब्जेक्ट हो, बट वो ग्रेट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसके पास चांसेस ज़्यादा होंगे कि वो अपने सामने वाले को हिट कर सके, यानी कि बहुत तगड़ा हार्म पहुंचा सके। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है यूजली रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल बिकॉज ऑफ हाई स्पीड दैन इन स्लोअर स्पीड। ठीक है, तो जब स्लोअर स्पीड होती है तो देखते हैं आप खुद ही कि रिस्क कम होता है, और हाइयर स्पीड होती है तो एक्सीडेंट होने पर चांसेस बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं वाइटल हो जाते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज व्हीकल्स रनिंग विद हाई स्पीड हैव ग्रेटर मोमेंटम कंपेयर टू द व्हीकल रनिंग विद स्लोअर स्पीड। जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, है ना। स्पीड स्लो होगी तो ऑफकोर्स उसका मोमेंटम भी स्लो होगा। तो इसलिए जिसका वेलोसिटी हाई होगा वो एक्सीडेंट के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशंस पे है। अब रेस्ट में है दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, जीरो होगी, है ना। देन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी होता है। वी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। आई थिंक आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यूनिट में आपको बता ही चुकी हूँ कि यूनिट आप कैसे निकालेंगे। मास है तो मास का केजी होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है, तो आप इसका यूनिट निकाल सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये देख लीजिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अब देखो जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले ना क्वेश्चंस, आप देखें कि क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ अ स्टोन। क्या क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब पी पूछा गया, और आपके माइंड में तुरंत रिलेशन आना चाहिए, फी इज इक्वल टू एम इंटू बी। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एम और वी की वैल्यू चाहिए। क्या क्या गिवन है, देखो मास गिवन है एंड वेलोसिटी गिवन है, दोनों ही वैल्यू गिवन है। मास है 10 kg एंड वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। समझ आ गया होगा आपको, बहुत ही ईजी है, सिर्फ फॉर्मूले पे पुट करना है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द मास ऑफ अ गुड्स लॉरी इज 4000 kg एंड द मास ऑफ गुड्स लोडेड ऑन इट इज 20,000 kg. If the lorry is moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, what will be its momentum? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, टोटल मास कितना है, ये 4000 है, ये 20,000 kg है ना। तो टोटल मास की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 20,000 और 4000 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 24,000 kg हो जाएगा। क्लियर हो गया। वेलोसिटी कितना हो गया, 2 हो गया। तो मास और वेलोसिटी दोनों ही आपको पता चल गया। देन अगर आपसे मोमेंटम पूछा है तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हो गया। मास है आपके पास 24,000, वेलोसिटी है 2, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 24 2 सा क्या होता है, 48 होता है 1000। ठीक है, तो 48,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एग्जाम्पल 2 का आंसर। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, आप खुद से ट्राई करें कि कितना आता है। ठीक है, अगर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो वो बेटर होता है, ताकि उससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, अ car having mass of 1000 kg is moving with a velocity of 0.5 मीटर पर सेकेंड, what will be the momentum? बताने की ज़रूरत है क्या इसको, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 एग्जाम्पल्स हमने मोमेंटम, मास एंड वेलोसिटी के रिलेशन से करा दिया, जिसमें आपको मोमेंटम फाइंड आउट करना था। ठीक है, कभी कभी आपसे बोला जा सकता है कि मास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो तब वहाँ पर आपको, जैसे ये टोटल 3 वैल्यूज़ है ना, तो 3 में एनी 2 आपको गिवन होगा। मान लो मोमेंटम दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी पूछ लिया, मोमेंटम दिया है, वेलोसिटी दिया है, मास पूछ लिया। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इतना। ठीक है, नाउ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ये है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जो भी मोमेंटम में चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है,
अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो उस फोर्स के डायरेक्शंस में अनबैलेंस फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट याद रखना। अब इसको हम एक्सप्रेशंस के थ्रू देख लेते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ले लो, m kg है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का यू ही हमेशा लिया जाता है, फाइनल वेलोसिटी हमेशा v लिया जाता है मीटर पर सेकेंड में। अब इनिशियल मोमेंटम की बात करते हैं, तो इनिशियल मोमेंटम मास तो आपका m ही रहेगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या मानी थी, u, ठीक है। तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू u इंटू एम या m इंटू यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। इसी तरीके से फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m इंटू वी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम, बिकॉज क्वेश्चन क्या था, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले तो हमें चेंज ऑफ मोमेंटम पता होना चाहिए। तो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसी भी चीज़ का जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल से इनिशियल वैल्यू को माइनस किया जाता है। तब यहाँ पर भी फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को माइनस करते हैं, मीन्स P2 माइनस P1 करना है आपको। तो P2 है आपका m इंटू वी, P1 है आपका m इंटू यू, और कॉमन करते हैं m, तो क्या आपको मिलेगा v माइनस यू, ठीक है। तो ये मिल गया आपको चेंज इन मोमेंटम। बट अगर रेट की बात कर रहा है तो जब भी रेट की बात कर दे आप हमेशा उसको t से टाइम से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मीन्स m इन ब्रैकेट v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के। तो हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, ठीक है। देन फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको पता है अगर हम फर्स्ट इक्वेशंस की बात करते हैं, मोशंस के फर्स्ट इक्वेशंस की बात करते हैं, तो आपने देखा था वहाँ पर v इज इक्वल टू a प्लस यू टी, ठीक है, यही तो था। v इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी ये था आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। तो जब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है तो यहाँ से देखो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के हो जाएगा। तो जहाँ पर b माइनस यू बाई टी है उसकी जगह पे हम a लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, या फिर f इज इक्वल टू के एम ए। अगर हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हैं तो उसकी जगह पर हम k लेते हैं, k यहाँ पर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 ली जाती है, ठीक है। इससे सेकेंड इक्वेशन मिल जाता है f इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से मास का वही किलोग्राम हो गया। ए की अगर हम बात करें तो ये एक्सेलरेशन से, और इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी फोर्स की, ठीक है। इसको हम न्यूटन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन की अगर हम बात करेंगे तो मास भी कितना होगा, 1 kg होगा, एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, When an acceleration of 1 meter per second square is seen in a body of mass 1 kg, then the force applied on the body is said to be 1 Newton, ठीक है। तो 1 न्यूटन होने के लिए दोनों का ही 1 होना कंपलसरी है। प्रूफ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ, ठीक है। सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस को किस तरीके से प्रूफ करना है वो आपको देखना है। फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इफ एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लॉ कहता है, देन अ मूविंग बॉडी कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और अ बॉडी एट रेस्ट कॉन्टिन्यूज टू बी रेस्ट, ठीक है। तो जो फर्स्ट लॉ है वो ये इनर्सिया को फॉलो करता है, लॉ ऑफ इनर्सिया उसको हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ को, जिसे गैलीलियो ने दिया है। तो ये आपका ये हो जाता है, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन देन इट विल बी रेस्ट पोजीशन, इफ इट इज इन मूविंग पोजीशन देन इट विल बी इन मूविंग पोजीशंस कंटिन्यू टिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, ठीक है। जब तक हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं करते हैं तब तक वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। तो यहाँ पर जब फोर्स 0 है, मीन्स कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं है, तब की बात हो रही है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। प्रूफ करना है आपको, है ना, फॉर्मूला पता है ये वाला, F इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जहाँ पर F है वहाँ पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, V इज इक्वल टू किसके, U के। दिखा देती हूँ आपको, 0 इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई क्या मिल गया, T मिल गया। T और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 m इंटू वी माइनस एम इंटू यू, मीन्स हमने m को v के साथ भी m को u के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आपको मिल जाएगा एम वी इज इक्वल टू एम यू मिल जाएगा, ठीक है। m से m कैंसिल, v इज इक्वल टू यू के मिल गया।
दस फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो सेम, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे। अ बॉडी इज रेस्ट, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी आल्सो विल बी जीरो। द बॉडी विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट पोजिशंस, तो बॉडी जो है रेस्ट पोजिशंस में ही रहेगी। तो ये हो गया सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ का प्रूव, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की अगर हम बात करते हैं, एवरी एक्शंस हैज रिएक्शंस, ठीक है। टू एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ठीक है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो, वो कुछ ना बोलना चाह रहा हो बट गुस्से में कुछ वो बोल जाता है, बिकॉज एक्शन हुआ देन उसका रिएक्शंस आया, तो ये नेचुरल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि एवरी एक्शंस हैज एन रिएक्शन, ठीक है। इट एवरी एक्शंस टू एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब हम बोट से उतरते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, तो जो हमारा लेग है वो आगे आता है, लेकिन जो बोट है वो पीछे जाता है, ठीक है। तो ये सब हैं थर्ड लॉ मोशन के एग्जांपल। वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ, जो हम वॉक करते हैं थर्ड लॉ के थ्रू। अ बोट मूव बैक व्हेन बी डीबोर्ड इट, ठीक है, जब हम उससे उतरते हैं, डीबोर्ड होते हैं, तब बोट का पीछे की ओर जाना। अ गन रिक्वायर्स रोइंग ऑफ अ बोट, ठीक है। तो ये सब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात की जाती है, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन एनदर, जब दो या दो से अधिक बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, देन टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट ही रह जाता है, क्योंकि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम के। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए। कोई यहाँ पर एक दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट हो गया ए हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया वी हो गया, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे तो u1 इसका u2 हो गया, मास इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो v1 v2 हो गया, मास तो m1 m2 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों के इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी ले लिया, दोनों के मास ले लिया। अब दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो ए का निकालेंगे तो क्या आएगा, f1 इज इक्वल टू m1 इन ब्रेकेट b1 माइनस un बाई टी, f2 इज इक्वल टू m2 इन ब्रेकेट v2 माइनस u2 बाई टी, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शंस हैज रिएक्शंस इन इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शंस। इसका मतलब f1 f2 के बराबर होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शंस का मतलब हो गया माइनस साइन यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। सो आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज दोनों इक्वेशन से रख दीजिए। तो जब हम इक्वेशन से रखते हैं यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा। m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनिशियल और फाइनल दो अलग अलग मिल जाएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल, ये ऑब्जेक्ट बी का इनिशियल, ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ए का इनिशियल प्लस ऑब्जेक्ट वी का इनिशियल, सॉरी फाइनल सॉरी हाँ फाइनल ही होगा, ठीक है। तो ये इनिशियल हो जाएगा ए और बी का, और ये फाइनल हो जाएगा ए और बी का, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होता है, यही होता है आपका, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरीके से आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड फ्रॉम वन टू एनो अदर, ठीक है। तो बस वही है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 1 है अ बुलेट ऑफ मास। देखो अच्छे से समझना, मास दिया है 1 m1, कितना दिया है 20 ग्राम दिया, बट हमको किस में लाना है 20 ग्राम को किलोग्राम में, तो कन्वर्ट कर लो इसको। 20 ग्राम है, 1000 से भाग दे दो इसको, ठीक है। 0 से 0 कट गया तो 0.02 kg मिल जाएगा। m2 है पिस्टल का, ठीक है। तो जो पिस्टल का मास है वो कितना है 2 kg है। क्लियर। टोटल मास निकाल लो, टोटल मास हो जाएगा 2.02 kg, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ मास की कैलकुलेशन की है। नाउ a bullet of mass 20 gram is fired horizontally with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. Find the recoil velocity of the pistol, ठीक है। तो जब इनिशियली अगर हम बात करते हैं, इनिशियली बुलेट इज इनसाइड द गन एंड इट इज नॉट मूविंग,
तब गन क्या है, मूव नहीं कर रही है। जब मूव नहीं कर रही है बुलेट तो उस टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। फाइनल लेट द वेलोसिटी ऑफ पिस्टल V2 एंड V1 फॉर बुलेट 150, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है, M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। वैल्यू रखिए सबकी। M1 की पता है 0.02 है, B1 की पता है 150 है, M2 की पता है 2 है, बट V2 की हमें पता नहीं है। और B2 की वैल्यू निकालोगे क्योंकि आपको पता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम के। और इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू आपको ये मिल गई है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.02 इंटू 150 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 0 के। 150 से अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 300 मिलता है। बट 2 अंक पे यहाँ पर क्या लगाना है, डेसिमल यूज करना है, तो ये मिल जाएगा हमें 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2V2 इज इक्वल टू -3, देन B2 इज इक्वल टू -3/2 इज इक्वल टू -1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। सेम ऐसे एग्जाम्पल 2 है, आप इसको खुद से स्क्रीनशॉट ले लें और खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, एक A है और एक B है, दोनों का मास गिवन है। इनिशियल मोमेंटम निकालिए, फाइनल मोमेंटम निकालिए, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी विद व्हिच दे फॉल डाउन एंड इन व्हिच डायरेक्शंस, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि जब ये फॉल होते हैं और किस डायरेक्शन में होते हैं, तो यही निकालना है। देख लीजिए, इनिशियल मोमेंटम निकाल लीजिए, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम B का निकाल लीजिए, ठीक है। फिर टोटल निकाल लीजिए इन दोनों को प्लस करके, फिर फाइनल मोमेंटम निकाल लीजिए, ठीक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दीजिए, इक्वल कर दीजिए और V की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसकी, एक्सरसाइज की, ठीक है। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और तब तक आप वीडियो को देखिए, कमेंट करिए और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि अगर अब आपका क्लास कंटिन्यू ही रहेगा, रुकेगा नहीं। और आपको सारे सब्जेक्ट आपको साइंस की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। NCERT CBSE बोर्ड की सारी वीडियोज़ आपको साइंस की मिलने वाली हैं, और वो भी विद अच्छे से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और हाँ, जितने भी एक्सरसाइज हैं उसको भी कराया जाएगा, और कोशिश यही रहेगी कि आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।